हेलो बच्चों। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो हम आज सॉल्व करेंगे बैक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 क्लास 7th की। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं ईश्वर का नाम लेते हुए बिना किसी देरी के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज एन एथलीट ब्रीथ फास्टर डीपर देन यूजुअल आफ्टर फिनिशिंग द रेस। तो अपना एथलीट जो हुसैन बोल्ट है भैया, उसने अभी अभी रेस खत्म की है। अब वो क्या कर रहा है, हाफ रहा है, तेज सांस और गहरी सांस ले रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली एट रेस्ट ब्रीदिंग रेट कितना होता है, 15 टू 18 टाइम्स पर मिनट। हाँ कि ना? बट आफ्टर हैवी एक्सरसाइज लाइक फिनिशिंग द रेस, स्विमिंग, वेट लिफ्टिंग, इन सब के बाद कितना तक पहुंच जाता है, 25 टाइम्स पर मिनट। बस यही जो फिनोमिना हमने समझा था इसी को अप्लाई करना है। क्यों पहुंच जाता है ये आपको पता है, बस इसी को इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। देखते हैं आंसर। इन ऑर्डर टू फिनिश अ रेस, इन ऑर्डर टू फिनिश अ रेस एथलीट यूटिलाइजेज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? अरे भैया, जब अभी भी रेस खत्म की है उसने, तो एथलीट ने क्या किया है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज किया है। अब बॉडी में एनर्जी की अवेलेबिलिटी कम हो गई है, क्रिएटेड लो अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। हेंस आफ्टर रेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि अब हमको एनर्जी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए भाई, एनर्जी ख़त्म हो गई। अब हमको एनर्जी भी तो चाहिए अपने आगे के टास्क कंप्लीट करने के लिए। And in order to increase the rate of respiration, we should increase the oxygen intake, which means more oxygen will be required. And in order to cope up with the high oxygen demand, athlete breathes faster and deeper. Athlete breathes faster and deeper. समझ गए बच्चों? देखो फिर से समझते हैं। रेस खत्म की, एनर्जी क्या हुई, एनर्जी कम पड़ गई। अब हमको एनर्जी बढ़ानी है, तो रेस्पिरेशन का रेट, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा बच्चों। हाँ कि ना? जब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा, जब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो हमें ऑक्सीजन कम चाहिए होगी, ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी। जब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होगी, तो बच्चों क्या आगे हमको इनहेल और एक्सेल बढ़ाना पड़ेगा, इनहेल और एक्सेल बढ़ाना पड़ेगा। जब इनहेल और एक्सेल बढ़ाना पड़ा, यानी कि हम कैसे बढ़ाएंगे, ब्रीथ फास्टर एंड डीपर। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन क्या कह रहा है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। समझ गए? तो आइए देखते हैं सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस। सिमिलरिटीज क्या है बच्चों, बोथ रिलीज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। दोनों कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करते ही करते हैं। बोथ आर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी कि कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एनाबॉलिक में सिंथेसिस होता है और कैटाबॉलिक में ब्रेक डाउन होता है। समझ गए? किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? अरे भैया, जो फूड इनटेक हम कर रहे हैं, जो एब्जॉर्व होकर ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है,
वही तो सेल्स में जाके ब्रेक डाउन कर रहा है, वही तो रेस्पिरेशन का सार है पूरा। ठीक है, तो डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन यील्ड मोर एनर्जी देन एनारोबिक। समझ गए, एरोबिक में ज़्यादा एनर्जी होगी देन एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम देख चुके हैं अभी। एनारोबिक अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स ड्यूरिंग नॉर्मल रूटीन वर्क लाइक, normal routine work like eating, sleeping, talking, writing, etc. While anaerobic occurs during heavy exercise, ये मसल में होता है बच्चों, ह्यूमंस की बात हो रही है। हैवी एक्सरसाइज लाइक वेट लिफ्टिंग, रनिंग, स्विमिंग। समझ गए। अगला पॉइंट है बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2, वाटर एंड energy, while anaerobic leads to the formation of lactic acid in muscle cells and alcohol in yeast। समझ गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी ऑफन स्नीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लेडन एयर। तो बच्चों जब हमने डस्ट लेडन एयर को इनहेल किया तब ब्लॉकेज आया कहाँ पे, विंड पाइप में। तो अब इस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, एक प्रेशर से हवा बाहर जाए तो ये पार्टिकल निकल जाएगा। बस वही प्रेशर से हवा जो जाती है बाहर, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्नीज और छींकना। आंसर देखते हैं। इन ऑर्डर टू क्लियर द रेस्पिरेटरी पाथवे ऑफ आवर बॉडी एंड टू अवॉइड एंट्रेंस ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स along with air, we do sneeze a lot। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। चलो भाई पहले 3 टेस्ट ट्यूब ले लो। फिल 3/4 ऑफ ईच विद वाटर। चलो हमने 3/4 भर दिया, किससे, वाटर से। ठीक है बच्चों। नाउ लेबल देम एज A, B एंड C। लेबल कर दो A, B एंड C। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A। इसमें हमने एक स्नेल रख दिया। ठीक है बच्चों। एंड अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B। इसमें हमने एक वाटर प्लांट रख दिया। एंड इन C कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। C में हमने प्लांट और स्नेल दोनों रख दिए। नाउ क्वेश्चन इज विच टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2। तो पहले में देखते हैं,
डिजॉल्व ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, स्नेल ले रहा है और बाहर क्या निकाल रहा है, CO2। प्लांट क्या कर रहा है, O2 बाहर निकाल रहा है और CO2 अंदर ले रहा है। साथ ही साथ ये तो फोटोसिंथेसिस हो गया जो दिन में होगा, साथ ही साथ रेस्पिरेशन कर रहा है प्लांट, तो क्या कर रहा है, CO2 बाहर निकाल रहा है और O2 इनटेक कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, प्लांट सेम चीज़ कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से O2 निकाल रहा है और यही O2 यूटिलाइज कर रहा है कौन, स्नेल, और ये CO2 बना रहा है और यही CO2 यूटिलाइज कर रहा है कौन, प्लांट। तो यहाँ पे तो एक बैलेंस बन गया बच्चों, प्लांट O2 प्रोड्यूस करेगा, स्नेल CO2 प्रोड्यूस करेगा, और जो O2 प्लांट प्रोड्यूस करेगा वो स्नेल यूज़ करेगा और जो CO2 स्नेल प्रोड्यूस करेगा वो प्लांट यूज़ कर लेगा। चलो टेस्ट ट्यूब सी में क्या हो गया, बैलेंस बन गया। टेस्ट ट्यूब बी में बच्चों CO2 भी निकाल रहा है प्लांट रेस्पिरेशन के टाइम पे और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे O2 निकाल रहा है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस में O2 बनता है बच्चों, जो फोटोसिंथेसिस में O2 बनता है ये सरपास कर देता है CO2 प्रोडक्शन को, इसलिए यहाँ पर O2 की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। टेस्ट ट्यूब ए में देखते हैं बच्चों, टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम हो रहा है लेकिन बन नहीं रहा है, CO2 बनता चला जा रहा है, इसलिए आंसर विल बी इन टेस्ट ट्यूब A the concentration of CO2 will be highest। अब अगर हमको एक सीक्वेंस बनाने को दे दी जाए कि सीक्वेंस बनाओ किसमें सबसे ज़्यादा CO2 होगा किसमें सबसे कम, तो बच्चों CO2 इसमें देखो सी में, ए में तो सबसे ज़्यादा होगा, ए में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बी में होगा या सी में, सी में O2 बन रहा है और वो यूज हो जा रहा है, बी में O2 बन रहा है लेकिन उतना यूज नहीं हो रहा है, तो सेकेंड नंबर पे आ जाएगा सी, देन सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी बी में। समझ गए, समझ गए बच्चों। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज बच्चों, टिक द करेक्ट आंसर, इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, लंग्स होते हैं कॉकरोचेज में, नहीं भाई, लंग्स तो ह्यूमंस में होते हैं। कभी देखा है कॉकरोच फेफड़े लेके घूम रहा है, नहीं। गिल्स होते हैं, किस किस के घर के कॉकरोचेज में गिल्स पाए गए हैं, नहीं, गिल्स किस में होते हैं, फिशेज में होते हैं। बच्चों स्पाइरकल्स होते हैं क्या, हाँ भाई स्पाइरकल्स होते हैं, क्यों, क्योंकि कॉकरोच इंसेक्ट को बिलोंग करता है और जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो स्पाइरकल्स के थ्रू स्पाइरकल्स के थ्रू क्या करते हैं, एयर को एक्सचेंज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड। स्किन किस में करता है बच्चों, अर्थवॉर्म। स्किन एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करता है इन अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग। समझ गए। अगला क्वेश्चन बच्चों, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, हैवी एक्सरसाइज हो रही यानी कि रेस्पिरेशन कैसा होगा, एनारोबिक। समझ गए। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब मसल्स में हो रहा है, लेग्स के मसल्स में हो रहा है, तो क्या फॉर्म करता है, लैक्टिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये किस में होते हैं, एरोबिक में। और अल्कोहल किस में बनता है, एनारोबिक में तो बनता है लेकिन किस में, ईस्ट में। समझ गए। नेक्स्ट है बच्चों, नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट इज, क्या है बच्चों, अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, और जब हैवी एक्सरसाइज होती है तब क्या होता है, हैवी एक्सरसाइज में क्या होता है, ये 25 टाइम्स पर मिनट तक चला जाता है। समझ गए। अगला है बच्चों, ड्यूरिंग एक्सलेशन
द रिब्स। जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो रिब्स की पोजीशन में क्या फ़र्क आ रहा है? चेस्ट पे अपने अपने सभी लोग हाथ रखिए, इनहेल करिए, अब एक्सेल करिए, फील करिए। क्या अपवर्ड है? नहीं। क्या आउटवर्ड है? नहीं। क्या हो रहा है? मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। ईस्ट, ईस्ट क्या कर रहा है बच्चों? अर्थवॉर्म से रिलेटेड है? नहीं। गिल्स होते हैं? नहीं होते हैं। एल्कोहल प्रोड्यूस करता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में एल्कोहल प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल करता है। डायफ्राम अर्थ में नहीं होता है, गिल्स वालों के पास डायफ्राम नहीं होता है। डायफ्राम चेस्ट कैविटी में होता है बच्चों। अगला है स्किन। स्किन से कौन ब्रीथ कर रहा है, कौन रिस्पायर कर रहा है? अर्थवॉर्म। रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है अर्थवॉर्म में स्किन, स्लाइमी स्किन एंड मॉइस्ट। अगला बच्चों लीव्स। लीव्स के पास क्या है? गिल्स हैं? नहीं है। क्या है? स्टोमेटा है। अगला बच्चों फिश। फिश के पास गिल्स हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉग। फ्रॉग के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन सा है? ट्रैकिया है। ट्रैकिया तो इंसेक्ट में होता है। नहीं भाई। क्या है? लंग्स एंड स्किन। गॉट इट? वेरी इजी। देखो कितने आसानी से हो गया, आप लोगों ने पढ़ा था ना अच्छे से, आ गया समझ में? आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो पहला पॉइंट है बच्चों, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन। ऐसा होता है क्या? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता है। हमने क्या सुना है? नॉर्मली क्या होता है? ब्रीदिंग रेट कितना रहता है? 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। हाँ कि ना? और हैवी एक्सरसाइज में क्या होता है? ब्रीदिंग रेट हो जाता है 25 टाइम्स पर मिनट। तो ये बढ़ा या कम हुआ? ये तो बढ़ गया, कम तो हुआ नहीं। तो ये क्या हो गया पॉइंट? फॉल्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम। हाँ भाई, लाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। लाइट, CO2, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी तो चाहिए है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। वाटर, H2O, मिनरल्स, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें लाइट कब मिलेगी? दिन में मिलेगी। आर्टिफिशियल लेते थे वो तो अलग चीज़ है, नेचुरली क्या हो रहा है? लाइट बच्चों कब मिलेगी? दिन में मिलेगी। तो फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ दिन में होगा। अगला पॉइंट है रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। नहीं भाई, ये गलत है, दिन में भी होता है। दिन में रेट कम रहता है रेस्पिरेशन का, रात को बढ़ जाता है। सो रेस्पिरेशन ओकर्स एट डे ऑल्सो। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। फ्रॉग के पास मॉइस्ट और स्लाइमी स्किन भी होता है और लंग्स भी होते हैं। तो ये तो ट्रू हो गया। द फिशेज हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। नहीं भाई, फिश के पास क्या होता है? फिश के पास लंग्स नहीं, क्या होता है? गिल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो ये कैसा हो गया स्टेटमेंट? फॉल्स हो गया। द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेल करके देखिए, चेस्ट कैविटी पर, चेस्ट पर हाथ रखिए, कैविटी में तो नहीं रख पाएंगे, चेस्ट पे सब लोग हाथ रखिए और इनहेल करिए। क्या हुआ? साइज इंक्रीज हुआ, डिक्रीज? इंक्रीज हुआ। तो बच्चों ये कैसा हो गया? ट्रू हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना किसी देरी के। सो नेक्स्ट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन विच सेज given below is a square of letters in which are hidden different words related to respiration in organisms. These words may be present in any direction, that is upwards, downwards or along the diagonals. यानी कि इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है और डायगनल्स के डायरेक्शन में भी हो सकता है।
फाइंड द वर्ड्स फॉर योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्लूज अबाउट दोज वर्ड्स आर गिवन बिलो द स्क्वायर। तो ये रहे बच्चों क्लूज, और ये रहा अपना स्क्वायर। समझ गए? तो एक एक क्लू हम सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड वर्ड्स को स्क्वायर में ढूंढेंगे। समझे? तो पहला है द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट, क्या बोलते हैं इसको? स्पाइरकल्स? नहीं, स्पाइरकल्स तो पोर्स होते हैं, जो वहाँ से एयर ट्यूब्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ये रहा ट्रैकिया। जो पहला लेटर है इसको ढूंढा करिए बच्चों, इसको ढूंढोगे और उसी से कौन सी डायरेक्शन देखनी है, अप देखनी है, डाउन देखनी है और डायगनल देखनी है, तो हमें मिल जाएगा। स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द कैविटी, रिब्स, रिब्स ही ना बोलते हैं। मिल गया। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, क्या बोलते हैं उसको? आपको पता होना चाहिए, क्लू से आप निकाल पाए शब्द तभी इसमें ढूंढ पाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। डी से ढूंढो। डी कैसे मिल रहा है? कैसे मिल रहा है डायफ्राम? नहीं, ये रहा, अपवर्ड डायरेक्शन में हमको डायफ्राम मिल गया। नेक्स्ट इज टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, क्या कहते हैं बच्चों इनको? स्टोमेटा। एस, इससे तो है नहीं, ये रहा डायगनल। यहाँ तक मिल गया सबको। अगला स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द इंसेक्ट, बता चुके हैं ना? स्पार्कल्स, एस इससे नहीं है, इससे भी नहीं है। ये रहा। अगला है बच्चों द रेस्पिरेटरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या कहते हैं इनको? लंग्स। ये रहा पहली लाइन में, टुवर्ड्स राइट। इसमें ये नहीं दिया गया राइट और लेफ्ट, ये डायरेक्शन भी हो सकती हैं। समझ गए? द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल, क्या कहते हैं उनको? नॉस्ट्रल्स। हमारी अम्मा नॉस्ट्रल को नकुना कहती थी। ये रहा डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट इज एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, हमें ईस्ट का एग्जाम्पल दिया गया बच्चों, देखते हैं इसमें ईस्ट है क्या कहीं? वाई, वाई 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 वाई, इससे तो नहीं मिल रहा है। क्या इससे मिल रहा है? नहीं मिल रहा, ये रहा। ठीक है। एन ऑर्गेनिज्म विथ ट्रैकियल सिस्टम, तो कोई हमको क्या ढूंढना पड़ेगा बच्चों? ट्रैकियल सिस्टम किस में होता है?
इंसेक्ट्स में होता है। इंसेक्ट का नाम देखो, ये रहा, इन द मिडल टुवर्ड्स राइट। मिल गया? समझ गए सब लोग? अगले क्वेश्चन पे चलें। The next question says that the mountaineers carry oxygen with them because जो mountaineers होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं, क्योंकि अब इन पॉइंट्स में जो नीचे दिए गए पॉइंट्स हैं, इनमें से हमको इसका आंसर ढूंढना है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर। इसलिए ले जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट ही गलत है बच्चों। 5 किलोमीटर के ऊपर एयर तो है, लेकिन उसकी डेंसिटी बहुत कम है। डेंसिटी बहुत 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 कम है, ऑलमोस्ट टू नल। समझ रहे हैं? बट एयर प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। जो एयर का अमाउंट है, जो एयर की मात्रा है, वो ग्राउंड पर ज़्यादा है और माउंटेन पर कम है। ये तो पॉइंट वैलिड है, तो ये पॉइंट आंसर हो सकता है। हम अगले थर्ड और फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। ऐसा नहीं होता बच्चों, ग्राउंड पर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ग्राउंड पर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और माउंटेन पर एयर का टेम्परेचर कम होता है। समझ गए? बर्फ़बारी होती है वहाँ पर। ग्राउंड पे कभी देखा है, ग्राउंड लेवल पे जो नॉर्दर्न प्लेन्स में देखा है कभी भी कि बर्फ़बारी हो रही हो? नहीं। बट माउंटेन रेंजेस जो हैं, माउंटेन एरियाज जो हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी देखने को मिलती है। तो टेम्परेचर वहाँ पर कम होता है, ना कि हाई होता है। द प्रेशर ऑफ एयर इज़ हायर देन दैट ऑन द ग्राउंड। प्रेशर भी ग्राउंड पर ज़्यादा होता है। जहाँ वॉल्यूम एयर का ज़्यादा होगा, वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। भाई, 2 किलो चीज़ आपके ऊपर रख दिया कोई, 1 किलो चीज़ रखे, तो 2 किलो जब चीज़ रखी ऊपर सर पे, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। 1 किलो रखी तो कम लगेगा। वैसे ही जैसे ही हम माउंटेन पर ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये रही एयर। समझ रहे हैं? अब इस पॉइंट पर एयर का वॉल्यूम इतना है, इस पॉइंट पर एयर का वॉल्यूम इतना है। तो जैसे जैसे हम ऊपर चले जाएंगे, एयर का वॉल्यूम कम होता चले जाएगा, तो प्रेशर भी कम होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? बी। समझ गए बच्चों? तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज होती है ख़त्म। बोलो जय सिया राम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।